ऋतिक रोशन गायब हो गए आज। हाँ? शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखो, कल के लेक्चर से हम लोग क्या क्या चीज जाने। कल के लेक्चर से एक चीज समझा हम लोग, विस्थापन को। बाबू, एक तो विस्थापन जाना था, और ये भी हम बताया था कि इसको या तो हम x से या फिर हम s से सूचित करेंगे। ये बात की है कल, ठीक है। दूसरा चीज हम बात किया था कल, वेलोसिटी यानी कि वेग का, और वेग के लिए फॉर्मूला निकल कर आया था dx अपॉन dt, यानी विस्थापन परिवर्तन की समय दर आया था। तीसरा जो हम लोग बात किया था बाबू कल, वो था त्वरण का। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, वेक्टर a, इसका वैल्यू निकला था dv अपॉन dt, है ना। इन्हीं मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम यूज करेंगे किसका, कलन सिद्धांत का। कलन सिद्धांत का, और कलन सिद्धांत से हम लोग प्राप्त करेंगे दूरी सूत्र को। दूरी सूत्र, अक्सर सरल रेखीय गति में बहुत सारे सूत्र चलते हैं। एक सूत्र चलता है v बराबर u प्लस AT, अगर ध्यान हो तो। एक फॉर्मूला चलता है v s इज इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक चलता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों मेथड को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, सॉरी डिराइव करेंगे। डिराइव करने का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, निकालना। लेकिन यहां पर वो वाला मेथड से नहीं करेंगे जैसे 9th में करते हैं, एक चतुर्भुज बनाएंगे, समलंब बनाएंगे, फिर वहां से प्राप्त करेंगे v बराबर u प्लस AT। नहीं, क्या लिख दिया है टीचर यहां, कलन सिद्धांत यानी कि कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलस, है CU, कैलकुलस, कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और वो कौन सा मेथड चलेगा, इंटीग्रेशन हो सकता है या फिर डिफरेंशिएशन। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुमको स्टेप बाय स्टेप सब फॉर्मूला बताया जाएगा आराम से, क्योंकि सब तो मैथ वाले स्टूडेंट ही है, तो हम लोगों को तो समझने में वैसे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मैथमेटिकल वाले हम लोग का तो मजा तो इसी बात पे है ना, मैथ वाले लोगों के लिए बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि हमको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तोरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं औसा भी नहीं है, औसा भी नहीं, काहे रो काहे रही हो। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ है, अच्छा उधर है। हाँ, अब देखो ध्यान से बाबू, हेडिंग लगा लीजिए बाबू आप लोग आज भी, कलन सिद्धांत द्वारा दूरी व्यंजक v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ज्ञात करना। हेडिंग लगाओ। क्या हुआ, नहीं कुछ तो लिखो जल्दी से, फिर ऑन किया है ना, गुड। चलो काम पे लगो, हेडिंग लगाओ पहले। कलन सिद्धांत द्वारा दूरी व्यंजक, जैसे v बराबर u प्लस AT, दूसरा वाला है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अभी हम बोलिए रहे थे कि आज ही गायब हुई, अभी जस्ट हम बोल रहे थे वो। कल वाला जो लेक्चर था उसका वीडियो हम आज सुबह आप लोगों के बॉक्स में डाल दिया है ना। आज वाला लेकिन नहीं डालेंगे, आज वाला नहीं जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आज वाला हम चाहेंगे कि आप यहीं पर सीख के यहीं जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ध्यान दो और बोलो कि वीडियो में देख लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल फायदा नहीं है बाबू। जब टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या होगा, तुम हमसे पूछो ना, हम नहीं डालने वाले, तुम लोग को नहीं जाएगा, सिर्फ वो ऑनलाइन वाली बच्चे को चला जाएगा, तुमको नहीं जाने वाला। इसलिए जितना भी है तुम अपनी यहीं पे क्लियर करो, ठीक है। जितना भी दिक्कत है, सर ये लाइन वो लाइन दिस दैट सब अभी कर लो क्लियर, जो भी आएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हो गया ना, अब कलम रख दो। अब अभी तुमको हम नोट करने बोलेंगे ही नहीं जब तक कि हम पूरा बकबक ना कर दें, इसलिए ध्यान से सुनो। पहले हम प्राप्त करने वाले हैं किसको, v बराबर u प्लस AT को, ठीक है। और v बराबर u प्लस AT हम त्वरण के सूत्र से प्राप्त करेंगे। किसके सूत्र से,
त्वरण, यानी सब कुछ शुरू होने वाला है एक्सेलरेशन से। और त्वरण का सूत्र क्या है? dv अपॉन dt। वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है, v माइनस यू बाई टी। कर चुके हैं, बस वही करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको एक प्रोटोटाइप लिखना होगा। क्या प्रोटोटाइप? मान लिया कि कोई कण है। अब कण को कण क्यों बोलते हैं, बात हो चुकी है ना। मान लिया कि कोई कण है जो शून्य समय में, यानी शुरुआत में, आरंभ में कहीं पर रहा होगा। कुछ समय के बाद, यानी t1, सही है क्या? कुछ समय के बाद उसकी स्थिति कहीं और हो गई होगी, फिर कुछ समय के बाद उसकी स्थिति कहीं और हो गई होगी। समय के साथ उसकी स्थितियां बदल रही हैं तो उसका वेग भी बदला होगा। मान लिया कि कण का आरंभिक वेग, यानी t1 समय में, पहला समय t1 समय में उसका आरंभिक वेग क्या रहा? u। कुछ समय के बाद यानी t2 समय में उसका वेग क्या हो गया? v क्यों हो गया? क्योंकि सर अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? और इस दौरान उस गाड़ी का वेग जो है, सॉरी त्वरण जो है, त्वरण को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट, यानी कि नियत। नियत त्वरण का मतलब क्या हो गया कि त्वरण नहीं, वेग परिवर्तन की समय दर समय के साथ वेग नहीं बदला है। यानी शुरू में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा था और अंतिम वेग भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। क्या हम इसको नियत वेग, नियत त्वरण बोल सकते हैं? हाँ सर, समय बदला लेकिन गाड़ी का वेग नहीं बदला। अंतिम वेग जो था और शुरुआती वेग जो है वो दोनों क्या है? बराबर है। नियत त्वरण बोल सकते हैं। क्लियर हुआ बात? यहां तक हम कल बात किए थे त्वरण का 3 केस में। एक त्वरण 0 किए थे। त्वरण 0 कब हुआ था? बराबर होगा जब आरंभिक वेग अंतिम वेग बराबर हो जाए, उसी को तो बोलते हैं नियत त्वरण। गाड़ी जब अपने वेगे को नहीं बदलेगी तो उसका त्वरण भी नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आता है? देखिए हम क्या लिख रहे हैं। माना कि कोई कण नियत त्वरण वेक्टर ए से गतिशील है। भाई कण को गति में तो लाना पड़ेगा, तभी तो हम त्वरण का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, सही है ना। मान लिया कोई कण एक नियत त्वरण वेक्टर ए से गतिशील है। इसके बाद किसी क्षण, माने समय, वो समय हम क्या मान लेंगे? t1 पर कण का आरंभिक वेग, वो क्या हो गया? वेक्टर u। तथा कुछ समय के बाद, कुछ समय पश्चात। अब समय पश्चात का मतलब क्या हो गया? समय ध्यान रहेगा, यूज होगा बाबू इसका। t1 और t2 दोनों का यूज होगा। तो आप याद रखिएगा सर 1 पहले आता है इसलिए समय में ये पहले होगा, t2 समय दूसरा बाद में आता है इसलिए सर t2 आप दे रहे हैं, है ना। कुछ समय के बाद यानी t2 समय पर कण का वेग अंतिम वेग के बराबर हो जाता है, v हो जाता है। तो दिक्कत है यहां तक। अगर हमको कल को कोई बोल दिया कि बताइए इसमें विस्थापन क्या होगा, तो हम विस्थापन नहीं निकाल सकते बाबू। विस्थापन को हम सूचित किससे करेंगे? x से या फिर s से। ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं पर x लिख रहे हो या s लिख दें तो आप समझिएगा कि किसकी बात हो रही है? विस्थापन की हो रही है। तकलीफ यहां तक? अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। त्वरण, क्योंकि बात त्वरण से शुरू है ना। हम जानते हैं कि ये 5 मिनट का गेम है। यही 5 मिनट आपको रियलाइज करवा देगा कि साइंस आपके लिए है अथवा नहीं। ये 5 मिनट, पहली बात, टीचर जो मैथ बताएगा अभी, क्या वो हम समझ पाते हैं? दूसरा, काहे हम इसको देख रहे हैं? पहले समझ पाते हैं कि नहीं वो रियलाइज करना है। दूसरा कि ये चीज जो अभी हम समझने का कोशिश की है, जो हम समझ गए, बट क्यों हम इस चीज को जाने हैं, ये 2 बात अभी रियलाइज करना है खुद को। समझ गया ना? बस खेला समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर, यही होता ना। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो a होगा वो dv अपॉन dt होगा। और कल हम लोग बात किए हैं कि dv अपॉन dt क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि जब हम तात्क्षणिक के पास जाते हैं, छोटे समय अंतराल के पास जाते हैं, तब हम वैल्यू को ज्यादा ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं क्या? जैसे हमसे अगर कोई बोले कि 1.7 स्केल में बताओ,
हम आसानी से 1.7 बता सकते हैं स्केल में। लेकिन अगर कोई बोले 1.73 बताओ स्केल में, तो क्या जो स्केल आज हम लोग यूज करते हैं, जो अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, क्या हम उससे 1.73 बता सकते हैं? कभी नहीं। क्या हम 1.732 बता सकते हैं? नहीं। यानी हमको उस स्केल, वो स्केल जिसको आप ओपन करते हो, उस स्केल को जो सेंटीमीटर में होता है, उसके अंदर मिलीमीटर में होता है, उसके अंदर जाना पड़ेगा और मिलीमीटर के अंदर भी जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम 1.732 वगैरह लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सही है ना? ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकें। अभी हमको टीचर अगर बोलेगा 1.73 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचो, तो तुम आसानी से क्या करोगे? 1.7 सेंटीमीटर का खींचोगे, अब बोलोगे लगभग, ये ना करेंगे। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए तात्क्षणिक पढ़ा जाता है कि छोटे छोटे समय अंतराल पर आप वेग, छोटे छोटे समय अंतराल पर आप त्वरण कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? और वही छोटे वाले समय की वजह से आपको ये वाला वैल्यू मिला था dv/dt। ठीक, अब देखो हम इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम a को dt से गुना कर दिया और इधर को dv को छोड़ दिया अकेला। क्या ऐसा हो सकता है? देख लो इधर, a को dt के साथ और dv को क्रॉस गुना जिसको बोलते हैं करना, वो कर दिया। उसके बाद हम यहां लिख रहे हैं दोनों ओर, ध्यान से देखना बाबू, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, दोनों ओर करेंगे। सही है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब फिजिक्स में कुल योग से होता है। समझ में आ रहा बात? जब हम बात आपको क्या किसकी करेंगे? समाकलन की। जब बात करेंगे समाकलन की, समाकलन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? इंटीग्रेशन। इसका मतलब फिजिक्स में आप क्या समझिएगा? कुल योग से। समय कहां से कहां तक ट्रेवल किया, अगर वेग को समाकलित करो तो इसका मतलब वेग कहां से कहां तक बदला, सभी का योग निकालो, सम निकालो, टोटल। जैसे अगर हम बोले दोनों ओर समाकलन करने पर, तो एक तरफ मान लो ऐसे है dv लिखा हुआ है, दूसरी तरफ a dt लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ। दोनों ओर समाकलन करो तो इधर भी ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर भी इस प्रकार से इंटीग्रेशन का सिंबल। बात नंबर 1 समझ में आ गया यहां तक बात? अभी हम क्या बोला? दोनों ओर समाकलन करने पर, जैसे कहते दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग का सिंबल देते हैं ना, तो अभी उसी प्रकार से हम क्या कि दोनों ओर समाकलन करने पर। और जब समाकलन कब करेंगे? सर ये तो आप बोल रहे हैं समाकलन करने के लिए, हमको कैसे मालूम होगा कि कहां पर समाकलन करना है? उसका पहचान यही है बाबू कि इस तरह से वैल्यू लगे हुए होंगे। देखो ध्यान से, dx होगा, dv होगा, dt होगा। जैसे d के साथ लगा हुआ वैल्यू आपको ऊपर में मिल जाए, अंश के रूप में अकेला मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि एक इशारा है क्या करने का? इंटीग्रेशन, समाकलन करने का। क्योंकि डिफरेंशिएशन होता तो बटे में भी कुछ होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम देखो जैसे ही क्रॉस किया, वैल्यू को बनाया, तो कैसा इंटीग्रेशन का फॉर्म ले लिया ये। समझ में आ रहा बात? जैसे ये इंटीग्रेशन का फॉर्म लिया, आप तैयार हो जाइए, जब हम लोग यहां पर वैल्यू को देखेंगे। तकलीफ, लेकिन ये काम ऐसे नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो बाबू, ये वेग है मेरा, है ना, dv छोटा सा वेग है, जिसको हम लोग कौन सा नाम दे सकते हैं? तात्क्षणिक बोल सकते हैं, छोटा सा। अब इस छोटे से वेग का बदलाव को देखो, क्योंकि आपको योग करना है ना। सर अभी बताएं आप कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कुल योग। तो जोड़ने के लिए वैल्यू भी तो चाहिए, कहां से कहां तक जोड़िएगा? हम बोलेंगे बाबू आरंभिक वेग जो था, और उसके बाद फिर दूसरा वेग आया होगा, फिर तीसरा आया होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां करते हुए लास्ट में आपको क्या मिल गया? v। मिला? कहां से कहां तक जोड़ेंगे? आरंभिक वेग से, आरंभिक वेग से अंतिम वेग तक। नहीं समझ में आया ना कुछ? पहले ये बात बताओ कि दोनों ओर इंटीग्रेशन लिए, क्या ये समझ में आया? इंटीग्रेशन क्यों लेंगे ये समझ में आया? मैकेनिज्म समझ में आना कि इंटीग्रेशन लेने का। अब दूसरा जरूरी बात, सर आप u और v कैसे लिख दिए? आप अपने मन से लिख दिए? हमने नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब अभी आपको क्या बताया गया? कुल योग। तो आप जोड़िएगा, तो किसको जोड़ेंगे? खाली जीरो लिख करके जोड़ दें? वैल्यू चाहिए ना। तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट आया क्यों? इंटीग्रेशन आप लगाए क्यों? हम अभी क्या बता रहे थे स्केल के बारे में? छोटे समय अंतराल, टेंडिंग टुवर्ड जीरो। कल याद करो तात्क्षणिक वेग में, तो छोटे समय अंतराल के लिए आप इतना समय वेग निकाले हो, इतना सा के लिए, तो इतना सा के लिए अगर वेग निकालोगे बाबू, तो इस छोटे से दूरी के लिए u, तो छोटे से दूरी के लिए v भी तो प्राप्त हुआ होगा। फिर और आगे बढ़े होगे, क्योंकि आपको यहां से यहां तक के लिए निकालना है पूरा समय, यह है पूरा 2 घंटा। लेकिन पूरा 2 घंटा में एक बार आपको नहीं निकालना है, छोटा 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 टुकड़ा में बांट के। तो सभी के लिए आरंभिक वेग तो एक रहेगा। गाड़ी जब मेरी चलनी शुरू हुई थी, ध्यान से समझना, हमको यहां से हाई स्कूल तक जाना है। यहां से हाई स्कूल जाने में हमको कितना देर लगता है? 2 घंटा लगता है। पहले समझना बाबू, मैथ कैसा हेवी हो रहा है।
यहां से हाई स्कूल जाने में अगर 2 घंटा लगता है तो यहां से हाई स्कूल में मेरा वेग गाड़ी का एक समान रहेगा या अलग अलग होगा? 100% अलग अलग होगा। अब ये जो अलग अलग होगा, इसी वेग को बताना है कुल कितना रहा वेग। तो कैसे बताइएगा आप? सर हमको तात्क्षणिक चाहिए। यहां से जब आप निकले होंगे फुल स्पीड में नहीं जाइएगा, क्योंकि पॉश एरिया है, मतलब भीड़ ज्यादा है, तो स्लो चलाएंगे। फिर बीच में कहीं पर खाली मिलेगा वहां तेज चलाए होंगे, फिर बीच में कहीं भी भीड़ मिला होगा स्लो चलाए होंगे। हो सकता है कुछ देर आपको अपनी गाड़ी को बंद भी करना पड़ा होगा, भीड़ रुका हुआ होगा, जाम लगा हुआ होगा, तो आप क्या कीजिएगा? वहां पर गाड़ी कौन रखिएगा? नियमतः गाड़ी को बंद भी कीजिएगा, वेग शून्य हो गया वहां पर वेग। लेकिन अंत में जाकर जब आप स्कूल पहुंचे होंगे, वही आपका अंतिम वेग प्राप्त हुआ होगा, जिसको आप वी बोलेंगे। अब गाड़ी जब आप शुरू किए थे यहां से, तो वो यू रहा होगा। अब बीच में बहुत सारा वेग बदला, तो बीच में बहुत सारे वेग जो बदले हैं उसी को तो कैलकुलेट करना है, सबको जोड़ना है। तो बोला सबको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? आरंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू पता कर लीजिए, और बीच में जो भी आया वो काम कौन कर लेगा? इंटीग्रेशन कर देगा, क्योंकि इसका काम क्या है? पहले पड़ा बात, ये हुआ मतलब। अब समझ में आ रहा है कुछ? आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ए क्या है मेरा? त्वरण। अब त्वरण के बारे में क्या बोल रहा है? ऊपर में टीचर देखो लिख दिया, त्वरण नियत है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू को कुछ नहीं हो सकता, उसको सीधे बाहर कर देंगे कान पकड़ के। यानी अगर ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बाहर हो गया, तो अंदर में कौन बचा बाबू? dt। dt क्या है? समय। समय है। समय कैसे बदला है ध्यान दो। समय नहीं बदला, समय भी तो बदला है। यहां से जब चलना शुरू किए 8 बज रहा है, स्कूल पहुंचे 2 घंटा के बाद 10 बज रहा है, तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच का बात है। सही बोल रहे हैं क्या? ये जो वेग आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो u से लेके v तक बदला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में है, इसके बीच का जो बात कर रहे हो वो किस समय अंतराल में चेंज हुआ है? t1 से लेकर के t2 तक में। अब बताइए किसको किसको दिक्कत है ये बात समझने में? बाबू समझ में आ रहा है बात? हम यहां लिख रहे हैं क्या? a जो है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि नियत है। इसलिए हम इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिखेंगे, u से v dv बराबर a बेचारा बाहर आ जाएगा, और अंदर में कौन बच जाएगा? t1 से लेकर t2 तक आपका समय। समय को t1 से t2 के बीच में, यानी कि 8 से 10 के बीच में, 8:01 भी हुआ होगा, 8:02 भी हुआ होगा, 8:03 भी हुआ होगा, 8:30 हुआ होगा, 8:45 हुआ होगा, 9:15, हर वक्त वेग मेरा बदला होगा। हर वक्त वेग बदला होगा, तो u से u1 हुआ होगा, u2 हुआ होगा, u3 हुआ होगा, u4 हुआ होगा, v5 6 ऐसे होते होते लास्ट में आपको जो मिला वो आपका v, जिसको आप अंतिम वेग बोलते हैं। शुरुआत कहां से किए थे? u से। u कब मिला था? t1 समय पर है। t2 समय पर कौन मिला था? v। इसलिए तो t1 समय पे u था और t2 समय पे। समय के साथ समय वाला कॉन्सेप्ट और वेग के साथ वेग वाला कॉन्सेप्ट। नीचे जो वैल्यू होता है इंटीग्रेशन में, इसलिए तो यहां चलते चल रहे हैं इसको लिखते हुए, इंटीग्रेशन में नीचे जो वैल्यू लिखा जाता है, सपोज यहां m लिख दिया, नीचे जो वैल्यू रहता है उसको बोला जाता है मिनिमम वैल्यू, इसको निम्न सीमा भी बोला जाता है। और ऊपर जो वैल्यू होता है, सपोज n है, इसको बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू, और इसको हम लोग उच्च सीमा के नाम से भी जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जो वैल्यू मिला, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने में सक्षम हुए तो रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला क्या है वो भी देखा जाए। तो फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन dx, देख लो ध्यान से, dx का समाकलन जो होता है वो x होता है, फॉर्मूला बन गया। तो उसी प्रकार से dv का समाकलन क्या निकलेगा? v निकलेगा। समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार से dt का समाकलन क्या निकलेगा? खत्म। मुश्किल? चलो वही काम करते हैं, जब पता चल गया तो मामला ही खत्म है। तो dv का अभी uv पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ dv का इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, सिर्फ इतना सा बात कर रहे हैं हम। dv का समाकलन क्या होगा? v हो गया। और उसके बाद क्योंकि समाकलन हो चुका है, और अब आपको लिमिट लिखना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हुआ मिनिमम और मैक्सिमम, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है बाबू? u, अपर लिमिट क्या है बाबू? v। क्लियर? इज इक्वल टू, देखो यहां पर a तो बेचारा बाहर है, इंटीग्रेशन dt,
dt का समाकलन क्या होगा सर, t निकल जाएगा, तो ये निकल गया सर t बाहर। स्क्वायर ब्रैकेट में कौन रहेगा, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। अब बताइए, अब तो फॉर्मूला आपको यहां पे दे दिया गया है, ये जो चीज बना है बाबू यहां पर, अब बोलो समझ में आ रहा है यहां तक, फॉर्मूला दे दिया गया। कल को आप बोलोगे सर अब तो एक्स भी टी का बताएं, अगर इंटीग्रेशन डीएम रहा तो क्या होगा, भाई एम रहेगा, मामला खत्म करोगे, कितना भारी काम, तकलीफ फिजिक्स में भरा पड़ा है बाबू। फिजिक्स में इंटीग्रेशन इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा इस्तेमाल होगा जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो आज का टॉपिक कि आह ये बुरा दिन की तरह गुजर जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अच्छे दिन यही है, समझ गया ना। अब ऐसे ऐसे दिन बार बार मिलेंगे आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर जब लिमिट मिल गया, देखो यहां से जब हम इंटीग्रेशन कर लिए और जो मेरा वैल्यू है यानी मिनिमम और मैक्सिमम, ये इस चर मान के जगह पर एक बार मैक्सिमम रखाएगा माइनस एक बार मिनिमम रखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई चर मान मिलता है, और ये मिनिमम लिमिट और ये मैक्सिमम लिमिट होता है ना। तो आपको उस चर मान को हटाना है और एक बार महत्तम मान को रखना है, माइनस एक बार न्यूनतम मान को रखना है। अर्थात कहने का ये मतलब हुआ बाबू, इस v को आप हटाएंगे और इस v के जगह पर आप ये वाला जो v है मेरा छोटा वाला v, हाँ ये जो छोटा वाला v है, आप इस v को जो वेरिएबल है इसको हटाएंगे और एक बार मैक्सिमम लिमिट को यहां रखेंगे, माइनस एक बार इस v के जगह पे किसको रखिएगा, मिनिमम लिमिट को रखेंगे u। ठीक है, ये वाला v को क्या किया, हटाए और इसके जगह पर एक बार पहले महत्तम को रखना है, एक बार मैक्सिमम लिमिट को रखा, एक बार मिनिमम लिमिट को रखा। देखो जैसे डीएम हो गया, यहां पर मान लो कि 5 है, यहां पर मान लो 8 है, रिजल्ट m निकला, डीएम का इंटीग्रेशन क्या निकला m, और एक बार 5 रखेंगे एक बार 8, ये हो गया बाबू। यहां देखो तुरंत खत्म हो जाएगा खेला, मिनिमम 5 मैक्सिमम 8। और अब क्या बनेगा, इस m के जगह पर एक बार महत्तम मान रखिए माइनस एक बार न्यूनतम मान रखिए 5, रिजल्ट कितना आ गया 3। उसी प्रकार से एक बार महत्तम रख दिया एक बार न्यूनतम रख दिया, बीच में माइनस लगा दिया, हमेशा सही है। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, हर बार देखो उसके बगले में भी चलेगा। ए को बाहर किया, ठीक है, और उसके बाद इस टी को हटाया, महत्तम मान को रखा माइनस न्यूनतम मान, समझ में आ रहा है। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय अंतराल, देखो आ रहा है क्या, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको देखो वहां क्या निकालना है, v बराबर u प्लस ए टी, वो भी निकल गया। देखिए यहां ध्यान से, अगर हम v को वहां देखो क्या मिला वैल्यू अभी हमको, अच्छा इधर से लिखना पड़ेगा, क्या मिला हमको, v बराबर v माइनस u बराबर a t2 माइनस t1, दिख रहा है ये वाला चीज, यही मिला ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, v को अकेला कर रहे हैं, और v बराबर माइनस u इधर आ जाएगा बाबू, तो प्लस में u प्लस a t2 माइनस t1 होगा बाबू। और यदि t2 माइनस t1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, t के बराबर, यदि का मतलब इसका अंतर जो वैल्यू मिला उसको हम क्या मान लिए हैं, t के बराबर, तब क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस a t हो जाएगा, जो हमको सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। यही इंटीग्रेशन है आपका, कितना भारी इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन पे काम देखो, सर मत पकड़ो बाबू, सर पकड़ने से कभी सॉल्यूशन मिल जाता, अगर मिल जाता तो आइंस्टाइन जो है वो सर पकड़कर बैठ जाते कि आज हम रिलेटिविटी का थ्योरी ढूंढिए लेंगे, समझ रहे हो ना बात को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कितना न्यूटन का थ्योरी को बंदा गलत करवा दिया है ना, अपने थ्योरी को साबित करने के लिए। हाँ देखिए ध्यान से क्या क्या काम किया गया। कहानी की शुरुआत कहां से होती है, त्वरण से, ध्यान रखेंगे इतना सा बात, त्वरण से शुरू हुआ। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की समय दर, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय अंतराल। और यहां अगर देखो, अगर कोई बोले त्वरण निकालो समाकलन विधि से, तुम यहां से भी देख सकते हो कि त्वरण मिल चुका है, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 दिख रहा है, यहां पर मिल रहा है, लेकिन हमको वो निकालना नहीं था, इसलिए खैर आगे बढ़ेंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की समय दर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, a dt बराबर dv मिल गया, और उसके बाद दोनों ओर समाकलन करने पर
सर आप इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, उसका प्रोटोटाइप हम यहां बताया कि जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसका इस रूप को देखेंगे और ऐसा रूप होने से आप समझ जाएंगे कि ये हमको बता रहा है कुल योग के लिए यानी समाकलन के लिए। और समाकलन को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। दोनों ओर हम समाकलन किया, समाकलन करेंगे तो क्या कोई रेंज इसमें समाहित है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बाबू जिसमें लिमिट आ जाए ना, इसका मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन निश्चित अगर हो, अगर निश्चित है तो उसका नाम क्या पड़ गया बाबू, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब सर डेफिनेट का क्या मतलब होता है, देखो ये जो मेरा वेग है जिसका आप योग निकालना चाह रहे हो, ये वेग शुरू कहां पर हो रहा है और अंत कहां पर हो रहा है, ये बात आपको मालूम है, इसलिए हम इसको कैसा इंटीग्रेशन बोलते हैं, डेफिनेट। ये जो इंटीग्रेशन आप यहां पे कर रहे हो, ये समय कहां से कहां तक के बीच में, समय तो पूरा है, दिन भर 2 साल 20 साल 200 साल चल रहा है समय, बट समय कब से कब तक, बोला T1 से T2, बस ये समय निश्चित हो गया, फिक्स हो गया। यहां पर तुम देखो, यहां पर तुमको बताया ये इंटीग्रेशन dx, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित, क्योंकि यहां पर जो dx का आप समाकलन कर रहे हो इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि शुरू कहां पे करना है और अंत कहां पर। देखो स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ भी, एंडिंग पॉइंट है कुछ भी, तो आप बता नहीं सकते ऐसे सिचुएशन के लिए, इसलिए इसको हम कैसे इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दीज आर नोन एज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सबका नोट्स आप बनाएंगे, इसको इंडिफिनिट बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। और जिस इंटीग्रेशन में, जिस समाकलन में सीमाएं दे रखी होती हैं निम्न और उच्च, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये जो वैल्यू का कैलकुलेशन आप देखें, ये जो रिजल्ट आपको मिला, ये किस इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। यस, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, यहां लिमिट तय होते हैं, यहां लिमिट दिया गया होता है। वैल्यू क्या मिला, v बराबर u प्लस at। अब यहीं से हम 2 कदम बढ़ा सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है, भूल गए ना, dx अपॉन dt, विस्थापन परिवर्तन की समय दर होता है। अब इस v के जगह पर आप रख दो dx अपॉन dt इज इक्वल टू u प्लस at। सही है सर यहां तक, ठीक है। अभी हम क्या बताया था, फिर से वही अकेला करना होगा, अकेला करते हैं। देखिए यहां पर dx को अगर हम अकेला करेंगे तो u प्लस at के साथ गुना में कौन चला जाएगा बाबू, dt चला जाएगा, सभी को दिखा। अब आगे देखिए सर, क्या हम dx को ऐसा लिख सकते हैं, u भी dt से गुना होगा तो u dt और at को dt से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा at एंड dt। दिखा ये चीज, तो इसे गुना हुआ, तिरछा गुना हुआ है ना। उसके बाद आप u से पहले dt को गुना किए तो क्या बन गया, u dt। उसके बाद फिर at को dt से गुना करेंगे तो at dt होगा। दोनों ओर फिर क्या लेंगे, देखो फिर से देखो रूप किसका है, dx dt dt। तो डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन। अभी जस्ट हम आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई रूप रहे, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं, इस प्रकार का कोई रूप रहे तो आप क्या लेंगे, समाकलन करेंगे, मींस इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर, इधर भी समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन dx, इधर भी समाकलन होगा इंटीग्रेशन u dt, इधर भी समाकलन होगा इंटीग्रेशन at dt। क्या होगा, अब दूसरा जरूरी बात, जो जो कांस्टेंट होगा सबको हम बाहर करेंगे, सही। अब देखिए यहां पर ये तो बेचारा अकेला है dx, इसको रहने दो फिलहाल। यहां देखो इसमें समाकलन किसका करना है, समय के लिए, समय के लिए ये u क्या कर रहा है, यहां पे u को बाहर करो तो कौन अंदर में बच गया बाबू, dt प्लस, यहां देखो t है समय, dt भी समय है, तो ये a फालतू है, a को बाहर करो, ऐसे समझ सकते हैं t dt। अब बोलिए इतना सा बात समझ में आया। समय के साथ जहां समाकलन के लिए किसके लिए बता रहा है, ये समय के सापेक्ष, समय के बारे में है, तो यहां पर u क्या कर रहा है, u को बाहर करो, u तो वेग है, समय हटाओ उसको। यहां पर देखो समय के लिए केवल बात हो रही है, तो यहां पर त्वरण क्या कर रहा है, त्वरण को बाहर करो, त्वरण को बाहर कर दिया। अब आपके पास जो भी वैल्यू बचा है ये x है, x यानी कि विस्थापन, x यानी विस्थापन है ना, t यानी कि समय, और यहां पर भी t है, ये a यानी त्वरण, u का मतलब आरंभिक वेग। अब देखिए ध्यान से बाबू, अब आपको विस्थापन की डिफिनिट इंटीग्रेशन के पास जाना है ना। और जब हम बात डिफिनिट इंटीग्रेशन की करते हैं तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी कि मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू दोनों हमको ढूंढना पड़ता है। तो विस्थापन के लिए देखो, विस्थापन का मतलब कहां से कहां तक विस्थापन होगा,
शून्य से लेकर के कहां तक जाएगा? क्यों सर शून्य से लेकर x तक गया? कोई भी वस्तु है वो यहां से लेकर के यहां तक गया, v से, हम यहां पर थे अभी, यहां से जाकर सीधे स्कूल जाना है ना हमको, तो यहां से स्कूल तक ना मेरा विस्थापन होगा, तो यहां से लेकर स्कूल तक के बीच का मेरा विस्थापन शून्य से लेकर के जो भी दूरी निकला यहां से स्कूल तक का मतलब कि 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो विस्थापन क्या निकला? शून्य से 10। अब बीच में भले आप कितनों मुड़ते रहिए, आपको दूरी नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? विस्थापन। तो आप कहां से चले? शून्य से चले, यहां से मूल बिंदु से चले, कल बात कर रहे थे कोई भी दूरी जो होता है वो हमेशा मूल बिंदु से मापा जाता है, तो ये हो गया मूल बिंदु। जाना कहां पर है? स्कूल तक। अब यहां से स्कूल तक की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर मान लेते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी जानी है, बट क्या वो 15 किलोमीटर की दूरी ऐसे ऐसे जानी है या लंबवत जानी है? लंबवत जानी है। उसके लिए आप x का इंटीग्रेशन निकाल तो रहे, उसके लिए आप x का इंटीग्रेशन निकालते रहो, और x क्या है? विस्थापन। यानी कि कितनों आप घूम घाम के चलो, ये कैलकुलेशन हमेशा किसको निकालेगा? सीधा को निकालेगा। समझ में आ रही बात? और ये रिजल्ट आपका हो गया। u तो बाहर रहेगा, जैसे समय, समय कहां से कहां तक बदला? शून्य से लेकर के t तक। अब बोलोगे सर t1 t2 क्यों नहीं? यहां t1 t2 को क्या करेंगे? t1 t2 तो u और v के लिए कैलकुलेट होता है। यहां देखो आरंभिक वेग और अंतिम वेग, यहां आरंभिक वेग और अंतिम वेग है ही नहीं, यहां तो सिंपल सा बात हो रहा है क्या? विस्थापन का। तो यहां से चले, इस समय शून्य समय मान लिया, और जिस समय आप स्कूल पहुंचे उसको क्या मान लिया? जो भी समय आप मान रहे हैं वो समय हो गया। पहले पढ़ा बात, यहां भी वही समय है शून्य से लेकर के t तक, तुम t1 t2 भी मान सकते हो, ऐसा बात नहीं है। समझ में आ रहा है बात? यहां तक तकलीफ, यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़े। अच्छा बाबू, ये x के लिए, विस्थापन के लिए शून्य से x क्यों लगा? क्योंकि सर आपका विस्थापन यहां से 15 किलोमीटर के बीच है, तो शून्य से आप चलते हो 15 किलोमीटर दूरी जाते हो, दूरी 15 किलोमीटर जाते हो, शून्य से 15 किलोमीटर के बीच में विस्थापन क्या है वो हमको नहीं मालूम। भाई यहां से स्कूल का लंबाई दूरी कोई बताएगा क्या? नहीं ना बताएगा, वो बताएगा कौन? इंटीग्रेशन। विस्थापन का ये जो आप इंटीग्रेशन निकाल के रखे हो ये बता देगा इसके लिए। विस्थापन कहां से? शून्य से लेकर के x किलोमीटर तक, x किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो भी है। इसी प्रकार से समय, समय t1 t2 काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपको दो दो टाइम अलग अलग करके वेग नहीं निकालना है। आपको क्या बताया गया? समय कितना से कितना बजे तक, तो आप चलना शुरू किया 8 बजे से, ये जो समय है इसको आप क्या मान लिए? इनिशियल, आरंभिक समय शून्य। अब कितना देर के बाद आप पहुंचे? 2 घंटा के बाद, तो बीच में कितना समय लगा? 2 घंटा, तो 0 से 2 घंटे के बीच, समझे? और उस समय t1 t2 दे रहे थे। यहां पर क्यों दे रहे थे t1 t2? ये देखिए, क्योंकि इस समय वेग कुछ और था, इस समय वेग कुछ और था, इसलिए आपको यहाँ पर t1 t2 समय लेना पड़ा। इस समय समय के साथ t1 t2 लग रहा था, और यहां समय के साथ 0 से t लग रहा है, क्योंकि वेग के बारे में बात नहीं हो रही है क्या कहीं पर? देखो तो, विस्थापन, समय और समय बाहर में क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पहले पढ़ा बात? अच्छा, रिजल्ट निकालते हैं इसका ना। तो फिर से बाबू, फिर से इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या आएगा? x, और लिमिट कहां से कहां तक है बाबू? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। u तो बाहर है बाबू, इंटीग्रेशन dt का वैल्यू क्या आएगा? t। समय कहां से कहां तक है बाबू? तकलीफ यहां तक? नहीं। प्लस a तो बाहर है बाबू, a। अब इसका इंटीग्रेशन सर बताइए, इंटीग्रेशन t dt, देखो उसका भी हम बता देते हैं, यहां पे बता रहे हैं इंटीग्रेशन x dx। जब सिर्फ dx रहता है तो x बाहर निकल जाता है, dt रहता है तो t बाहर निकल जाता है, लेकिन यहां पर एक और वैल्यू दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होता है x 1 + 1 अपॉन 1 + 1। नहीं समझ में आया? इंटीग्रेशन x पर पावर कोई भी संख्या हो और dx हो, तो यहां पर हम x को बाहर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका हमको समाकलन करना है वैल्यू भी तो वही है। समझ में आया? तो किसी भी नंबर पर पावर कुछ भी हो, उसका अगर इंटीग्रेशन आप करना चाहोगे तो उस पर जो भी घात हो उसमें 1 जोड़ दीजिए और नीचे में घात +1 कर दीजिए, यही उसका रिजल्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर t रखा हुआ है तो t पर पावर कितना है? 1, तो हम इसको बनाएंगे t, 1 पहले से पावर है इस पर, तो 1 + 1 और बटे में 1 + 1, यही आएगा इसका इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक लिमिट है? 0 से लेकर t तक। बताइए, ये बात समझ में आ रहा है? अगर हम यहां पे लिख देंगे बाबू इंटीग्रेशन p dp, तब आप क्या करेंगे इसको? सर p का स्क्वायर है मान लो, तो बोलोगे सर p के सापेक्ष इसका करना है, तो दोनों तो p है, आराम से काम होगा। p पावर कितना है बाबू? 2,
ये हो जाएगा 2+1 बटे में 2+1। घात में एक जोड़ देना है, नीचे में वही घात में एक जोड़ के रख देना है। दो गो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता चल गया, क्लियर है। अब यहां पर भी हम वो काम कर दिया। देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है बाबू, दिस इंप्लाइज, एक बार क्या करते हैं मैक्सिमम को रखते हैं, एक बार मिनिमम को रखते हैं, तो क्या x - 0 मिला, क्लियर है। अच्छा u तो बाहर में है बाबू, एक बार इसके जगह पर मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे, एक बार इसके जगह पे मिनिमम वैल्यू को रखेंगे, क्या ये काम सही है। अच्छा प्लस a तो जैसे था रहने दीजिए, अभी अंदर वाले को हल कर देते हैं थोड़ा सा। t²/2 मिला और 0 से लेकर के t तक, उसको करेंगे हल। पहले ये देखिए कि वो कैलकुलेशन वहां पे सही किया गया है या नहीं, ठीक है। अच्छा x में से 0 चला गया बाबू, वैल्यू क्या मिला x, t में से 0 चला गया, t मिलेगा तो u को t से गुना करेंगे, ut प्लस 1/2, 2 है बाबू, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और a पूरा बाहर रहेगा बाबू। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू में थोड़ी ना कोई वैल्यू को रख सकते हैं, वैल्यू मान किस में रखाएगा, चर मान में, 2 में वैल्यू रखेंगे, नहीं रखेंगे, 2 को बाहर कर दिया, a मेरा पहले से बाहर है तो 1/2a बाहर हो गया। अब अंदर में क्या बचा, t², कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक, दिखा। अगला लाइन आ रहा है, स्क्रीन की गायब हो गया है, x बराबर ut प्लस हाफ a। अब देखो अंदर में इस t के जगह पर एक बार मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, माइनस इस t के जगह पर एक बार मिनिमम वैल्यू रखेंगे, 0 का स्क्वायर। देखिए होगा, ये जो t है t², हमको स्क्वायर नहीं देखना है, सिर्फ t देखना है। इस t के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार महत्तम मान रख रहे हैं उसका स्क्वायर, माइनस इसी t के जगह पर एक बार मिनिमम वैल्यू रखा उसका स्क्वायर, होगा। अब रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा सर, x बराबर ut प्लस हाफ a, और यहां t² में से 0² घट जाएगा तो t² ही मिलेगा, t²। और शायद जो दूसरा वाला वैल्यू हमको सिद्ध करना है वो यही है। देखिए वैल्यू डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ गया ना। अगर हम ध्यान देंगे तो कभी डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, देखो सेकंड वाला, यहां तक तो क्लियर था बाबू, पहला वाला क्लियर था, सेकंड वाला शुरू होता है, v बराबर u प्लस at, यही फॉर्मूला हमको मिला। अब इस फॉर्मूला में v बराबर हम जानते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की समय दर जो होती है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, तो ये dx/dt हो गया। तो जहां कहीं भी इक्वेशन में v है उसके बिहाफ में हम क्या लगा दिया, dx/dt लगा दिया। यहां तक बात सही है। फिर क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो dt से इसको मल्टीपल लगा दिया, तो u प्लस at को dt से गुना कर दिया। जब गुना किया तो dx बराबर हमको मिला u dt प्लस at dt। मतलब अब आपको तिरछा गुना करने नहीं आएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बट मैथ कहां से डिफिकल्ट होगा वो भी हम देखेंगे, अभी तो नहीं हुआ। फिर हम क्या बोला कि बाबू देखो रूप इसका देखो, ऐसे रूपों के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन लेते हैं, बात कर रहे थे ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों और इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेशन लिया तो फिर हम देखें क्या कोई कांस्टेंट टर्म भी है, तो भाई अगर बात समय की हो तो सिर्फ समय होना चाहिए, अगर बात वेग की है सिर्फ वेग होना चाहिए, अगर बात त्वरण की है तो सिर्फ त्वरण होना चाहिए, फालतू चीजों को हटाएंगे। तो अब योग निकाल रहे हो समय का, वहां वेग क्या कर रहा है बैठ करके, तो वेग को बाहर करोगे ना। तो हम योग निकाल रहे हैं समय का, वहां वेग बैठा है, निकाल दिया उसको बाहर कि तुम कांस्टेंट हो, मतलब तुम्हारे पर कोई हम जोड़ निकालेंगे कांस्टेंट का, नंबर जोड़िए 2 + 3 + x, तो रिजल्ट क्या आता है, x + 5 आता है ना, x को साइड कर देते हो ना, बिल्कुल वही चीज है। एक मिनट बाबू, फोन करके पूछेगा सर वाईफाई लगवानी है, जब बोलेंगे हाँ तो बोले सर अपना लोकेशन भेजिए। जब अपना लोकेशन, एयरटेल फाइबर जो चल रहा है आजकल 1 Gbps का स्पीड, हम बोले हाँ ये मेरा एड्रेस है, सर आपके यहाँ प्रोवाइड नहीं होता। जब मेरे यहाँ प्रोवाइड नहीं होता, तुमको मालूम है, तुम बार बार अलग अलग आदमी से फोन कहे करवाते हो, कैसा तुम्हारा टेक्नोलॉजी है जी। अगर मान बस ऐसी इसका है कि हम एक दिन में 500 कॉल करेंगे, उसका टारगेट होता है इन लोग का, 500 कॉल करके अपना झमेला, ये सर हेलो सर, पहले तो अपना पूरा डिटेल देगा, फिर आपसे पूछेगा, झमेला बर्बाद करेगा खाली फालतू। क्या बाबू, अभी जैसे हमको 600 रुपया देना पड़ता है ना, 700 रुपया, वो फाइबर वगैरह शायद सुनते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा देता है, पटना वगैरह में तो मतलब क्या ही बोले यार, आदमी बैठा रहता है लैपटॉप लेके उड़ रहा होता है, ऐसा स्पीड है, अरे बहुत तेज चलता है, बहुत तेज।
और हम लोग जो है अभी कितना स्पीड यूज करते हैं, 3 Mbps 4 Mbps, उसी में खुश होते हैं। यहाँ जीबी में जा रहा है, कितना पीछे है गाँव यार, बहुत ज्यादा पीछे है ना। उतना स्पीड 1 Gbps, तुम समझ रहे हो। अभी 5G लॉन्च हुआ है, अब 5G लॉन्च हुआ तो 5G आप मोबाइल से यूज करेंगे, आपको लाइव पढ़ाना है तो आप मोबाइल यूज करेंगे, सेटअप चाहिए तो वाईफाई चाहिए उसके लिए। अब वाईफाई कैसे होगा, फिर हमको बाद में समझ में आया कि वाइफ कहाँ से आएगी। वो भी इस क्लास में तो बिल्कुल नहीं ना, इसलिए तुम लोग अपना सोचो। बड़ा मुस्कुरा रहा है लड़का लोग। क्या वाईफाई बाबू, एकदम वाईफाई सोचे लगा एकदम आदमी एकदम। हाँ, इसके बाद क्या किया, हम दोनों ओर समाकलन किया। जब समाकलन यानी योग निकाल रहे हैं समय का, तो वहां वेग त्वरण वगैरह कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए जहां पर आप समय का योग निकाल रहे हैं इसको बाहर किया। इस वजह से ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, समान जाति वाले चीजों के बीच में ही योग होगा, है ना। बाकी जिसका नहीं हो तो उसको साइड कर देते हैं। तुम देख सकते हो साइड कर दिया गया, इनको देख लीजिए साइड कर दिया गया। ठीक, अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, क्योंकि हमको फॉर्मूला निकालना है ना। फॉर्मूला निश्चित समाकलन के पास से जाकर मिलेगा। निश्चित समाकलन, विस्थापन, विस्थापन कहां से कहां के बीच में हुआ, तो विस्थापन कहां से कहां तक है। सर अभी आप यहां हैं, स्कूल चले गए, तो यहां से स्कूल के बीच का विस्थापन है। जिस पोजीशन से आप चलना शुरू करते हैं, दूरियां जहां से मापी जाती हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसलिए आप देखिएगा यहां पर शून्य लिया गया। जहां तक जाना है आपको, दैट इज 10 किलोमीटर का दूरी है, दूरी 10 किलोमीटर, 10 लिख दिया। अब दूरी के रूप में 10 किलोमीटर है, विस्थापन के हिसाब से कितना निकलेगा, वो आपका काम कौन संभाल रहा है, इंटीग्रेशन संभाल रहा है। यहां से चलना शुरू किए, यहां पर आपका स्कूल है, यहां पहुंचना है। इन छोटी छोटी दूरियों के बीच को वो क्या करता जाएगा, सीधा 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 मापते हुए लास्ट में आपको सीधा माप करके रिजल्ट दे देगा, छोटी छोटी दूरियों को। इसलिए आपको क्या करना है, कुल कितना ट्रेवल किए वो आपको बता देना है। तो आप बोले सर 0 से लेकर के 20 किलोमीटर हम पूरा ट्रेवल किया है, तो 0 से 20। अब उसके बीच में क्या है सीधा लाइन, वो आपको कौन कैलकुलेट करेगा, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेगा। दूसरा, समय कहां से कहां तक, यहां तो समय सिंपल सा है। यहां से चलना शुरू किए, कहीं से भी आप चलना शुरू करते हो, जैसे आप पटना गए तो पटना पहुंचे कितने देर में, तो बोलोगे सर 1.5 घंटे में पहुंच गए। तो कहां से कहां तक समय को देखोगे, 0 से ही 1.5 घंटा ना बोलोगे। कैलकुलेशन में समय अंतराल तुम क्या देखोगे, 0 से 1.5 घंटा, 0 से 2 घंटे में पहुंच गए। कहीं जगह जाके बोलते तो बोलते 3 घंटे में पहुंच गए। ऐसे बोलते हो कि 9 बजे चले 12 बजे पहुंचे, तो बोलते 12 घंटा में पहुंच गए, ऐसे बोलते हो क्या। नहीं, समय अंतराल कितना का है, 3 घंटे का। तो 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5, वही समय अंतराल 0 से लगाया गया। फिर हो सकता है कि मन में ये विचार है कि सर यहाँ पर T1 T2 क्यों किया गया, इसके बारे में क्या हम बता रहे हैं, ये T1 समय अंतराल वेग के लिए है, U के लिए, T2 समय अंतराल वेग के लिए है, V के लिए। कौन वाला, ई वाला, दोनों इधर से गायब हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बाबू, अब इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या होता है, यहां हम लिख देते हैं फॉर्मूला के रूप में फिर से कि इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या बना, x, इंटीग्रेशन dt का वैल्यू क्या बना, t। ये काम किया बाबू, अभी देखिए घिसा हुआ काम। एक और फॉर्मूला लगाए थे, सॉरी, इंटीग्रेशन t dt है ना, तो t dt, तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में यहां पर अगर हम लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन x पर पावर n dx क्या हो जाएगा, x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। जो भी घात होता है उसमें एक जुड़ जाता है, बटे में उसी में प्लस। सही है क्या, ऊपर में n प्लस 1, नीचे x पे पावर 3 होता तो x पे पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, x पे पावर 10 होता x पे पावर 10 प्लस 1 बटे 10 प्लस 1, x पे पावर माइनस 9 होता x पे पावर माइनस 9 प्लस 1 बटे माइनस 9 प्लस 1। समझ में आ रहा है बात। इस प्रकार से रिजल्ट आपका तैयार हो गया। यहां पर दो जो था, इस वैल्यू को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कर दिए, बाहर ले आए। बाहर कहां आया, हाफ ए। तकलीफ नहीं, रिजल्ट आपका तैयार है। ये है मेरा वेरिएबल, ये है मेरा चरमान, इसके जगह पर एक बार मैक्सिमम लिमिट और एक बार मिनिमम लिमिट रख के खेला कर दिया, और यहां पर जब आए तो यहीं पे हल्ला हो गया, खेला हो गया, समाप्त। सही, एक बच गया है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, बट जगह नहीं बचा है ना। इसको नोट कीजिए, लग जाओ काम पे। नोट करने के दौरान जहां पर भी समझ में नहीं आया, अगर कोई नोट कर लिया बिना पूछे, हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देंगे। तोड़ पाएंगे कि नहीं वो और बात है, लेकिन पहले तो डायलॉग कर देना है पूरा, है ना। नोट करो, है? नहीं हटेंगे, लगाओ, कर दिमाग दौड़ाओ। यहां पे
इसलिए हम नहीं बताएंगे। कितना बकवास किए है ना। जैसे इधर आते थे तुरंत बोलते थे इधर, फिर बोलते इधर T1 T2 किस लिए, सुनो किस लिए। इधर 0 से T किस लिए, क्योंकि सर मूल बिंदु से आप स्कूल तक गए थे, है। यहां पर T1 T2 किस लिए, क्योंकि सर किसी निश्चित समय पर वेग है u, पढ़ो, और कुछ समय के बाद वेग है। यहां वेग का कैलकुलेशन है, वहां समय कैलकुलेट हो रहा है। तकलीफ है, बढ़ो आगे। यहां पे कांस्टेंट क्यों, ए को कांस्टेंट क्यों माना गया, लिखा हुआ भी है नियत। और दूसरी बात, कैलकुलेशन किसके लिए चल रहा है, समय के लिए। तो टी वाले भाई साहब कहां जाएंगे, बाहर। कैलकुलेशन किसके लिए चल रहा है, तो यू के लिए बाहर। कैलकुलेशन किसके लिए चल रहा है, टी के लिए, तो ए क्या होगा, बाहर। और सवाल करें, नहीं। कैसे जानेंगे, नहीं, वो आपको बताना है। किताब में क्वेश्चन नहीं देगा आपको कि बताओ पहचानो डिफरेंट, तुम बताओ। अगर तुम यहां से लेकर के स्कूल पहुंचते हो, कितना देर में पहुंचते हो, 10 मिनट, ठीक। तो तुमको तो मालूम है कि 10 मिनट में पहुंचते हो, तो डिफिनिट ना हो गया, 0 से 10 लगा देंगे। इनडिफिनिट होगा जिसमें समय नहीं मालूम होगा। यहां से पेन जाना है, कितना देर में पहुंचेंगे, पता नहीं यार, हम तो पेन कभी गए ही नहीं है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, समय पता ही नहीं है। जहां पर बोध नहीं है वहां पर इनडिफिनिट है, अनिश्चित। और जहां पर चीजें मालूम है, डिफिनिट है। अब समझ में आ रहा है। पूरे इंटीग्रेशन को दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। एक भाग होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा वाला होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिजिक्स जो है वो डिफिनिट पे काम करेगा। समय किस पर काम करेगा, समय निश्चित समय पर। वेग किस पर काम करता है, आरंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी मालूम है सब बात। जब चीजें डिफिनिट है तो इंटीग्रेशन कौन सा कहलाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। अब सही, हाँ शुरू किया जाए कार्यक्रम। देखिए अब आगे तीसरा वाला है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एस का मतलब वही विस्थापन है सर, एक्स को ही मानिएगा। यहां पर भी कहां आया सिद्ध हुआ, यहां तो ऐसा एस है, इनका तो एक्स आया, नहीं हुआ प्रूफ। अब क्या होगा, पहले ही बोला था नहीं पढ़ा पाएगा। एक्स और एस एक ही चीज है सर, यहां लिख दिया है ना। हाँ हाँ, खुशी मत मनाओगे। अच्छा ये बताओ कि त्वरण बराबर होता है dt, ठीक। अब सही सही बताना, मैथमेटिक्स वाला बच्चा लोग बताएगा, दूसरा कोई नहीं, ठीक है ना। कि a बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं बाबू, dv अपॉन dx गुने dx बटा dt। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, कोई अर्थ नहीं है, सिद्ध करना है कुछ, उसके लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि ये और ये दोनों दो चीजें या एक चीज है, बस सब ठीक है, मेरा काम निकल गया। और क्या नहीं हुआ, वो अभी सोच लिया ऐसे कैसे, एक्स एक्स कट जाएगा तो dv बटा dt मिलेगा, लिखा जा सकता है। हाँ और से, यस और से, क्लियर है बात, ठीक। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a बराबर dv बटा dx। इसका कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन dx बटा dt का सूत्र होता है। विस्थापन समय के सापेक्ष वेग, लेकिन वेग और विस्थापन के सापेक्ष कुछ नहीं निकलता, इसलिए हम उसको वैसे ही छोड़ दिया। तकलीफ यहां तक नहीं ना। यहां लिख दे क्या कि वेग जो होता है वो dx अपॉन dt होता है, क्लियर। अच्छा अच्छा, हम कभी कभी ये लगा रहे हैं, कभी कभी नहीं लगा रहे हैं, आप समझ जाइए, बताने के लिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है, उसके ऊपर में कैप लगता है, ठीक है। अब हम आगे देखो क्या कर रहे हैं बाबू, a बराबर v dv बटा dx लिखा जा सकता है, v dv बटा dx लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, तिरछा गुना, हर बार तो वही किए, तो तिरछा गुना कीजिए ना सर। ये हो जाएगा a dx बराबर v dv। तकलीफ है, उसके बाद क्या होता है, समाकलन। चलो जैसा बोलो, हमको क्या, दोनों ओर समाकलन करने पर, है ना। अब दोनों ओर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन a डॉट
dx बराबर इंटीग्रेशन v डॉट dv। क्लियर? आगे क्या, x किसको बोलता है? विस्थापन को। विस्थापन को, तो विस्थापन के लिए कौन बाहर होगा? क्यों बाहर हुआ बाबू? क्योंकि आप योग निकालना चाहते हो विस्थापन का, इतनी दूरी का, और वहां पर त्वरण क्या करेगा फालतू में, तो त्वरण को बाहर कीजिए। यहां पर कौन बाहर होगा संयुक्ता? कोई नहीं, गुड। हमको लगा ना बाबू कभी बोलेगी कि वी बाहर है तो सुन लेती डाटा भी, तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर अब वी का ही तो कर रहे हैं, तो वी एक ही परिवार के लोग हैं तो अंदर में रहेंगे आराम से। अब लगाना है, अब क्या लगेगा? लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्यों लगाएंगे? क्योंकि सारे के सारी कैलकुलेशंस हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन में करनी होगी, तभी तो फॉर्मूला देंगे हम। अब डिफिनिट देखिए, ये विस्थापन, विस्थापन कहां से कहां तक हो रहा है? शून्य से लेकर के वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है? सही है क्या? तुम देख लो, शुरू से तो करते आ रहे हैं वेग में परिवर्तन। और भी कुछ है बनाए? देखिए सर, ए वाले भाई साहब बाहर रहेंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? कहां से कहां तक? v क्या बनेगा इसका? v1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 कहां से कहां तक? तो u से लेकर के v तक। कौन सा सूत्र लगा? इंटीग्रेशन x पर पावर n dx बराबर x पर पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, यही वाला सूत्र लगा दिए जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखिए सर, a तो बाहर रहेगा और इस x के जगह पे क्या लग जाएगा? मैक्सिमम लिमिट, एक बार यहां मिनिमम लिमिट हो गया, इज इक्वल टू, यहां पर देखो भाई क्या हुआ, v पे पावर 2 बटे 1 1 2, कहां से कहां तक? u से लेकर के v तक। कहीं पर हमको जगह चाहिए थोड़ा सा, इसको मिटा रहे हैं। क्या मिला भाई वैल्यू? एक यहां से x मिलेगा ना, तो ये हो गया ax इज इक्वल, यहां पे देखो 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अंदर में क्या मिला? v स्क्वायर, है ना, और नीचे देखिए लिमिट u से लेकर के v तक। फिर आगे ax बराबर 1/2, एक बार मैक्सिमम लिमिट, एक बार मिनिमम लिमिट। मुश्किल? दो को हम यहां फेंक दें, क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा। जो चीज सिद्ध करना है उसमें v स्क्वायर अकेला है, तो चलो u को इधर फेंक दीजिए, तो ये हो गया 2ax प्लस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। और आप इसको ऐसे लिख दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। फिर नहीं हुआ सिद्ध, x क्या करना पड़ा? देखो अब, अच्छा एक सही बात बताना, पहला वाला से दूसरा वाला, दूसरा से लेकर तीसरा तक में नहीं समझ में आने लगा, तो चीज चल रहा है इसमें, नहीं हो रहा है। चलिए शुरू करो जल्दी से, घनघना दो एकदम तेजी में इसको।